हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आप में से कई लोगों की क्वेरी थी कि सर सोर्सेज बता दीजिए आप यूपीएससी के लिए, है ना? सोर्सेज एंड बुक लिस्ट शेयर कर दीजिए, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, करंट अफेयर्स वगैरह का भी। तो हम एक कॉम्प्रिहेंसिव सोर्सेज प्रिपेयर करके आए हैं। देखिए, ये जो सोर्स है वो मेरे अनुभव और जो साथी कुछ सिलेक्ट हुए हैं, जो कुछ स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं जब मैं इंस्टीट्यूट में था, है ना? अभी भी जो प्रिपेयर कर रहे हैं, जो जिनका इंटरव्यू कॉल आया था 2024 वाले में, 25 में जो भी मेंस वगैरह लिख रहे हैं, उन सबके अनुभवों के ऊपर मैं लिख रहा हूँ ये सोर्सेज, है ना? कि क्या क्या सोर्सेज होने चाहिए। बाकी इसमें आप जो है फेरबदल कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जो आप पहले से रिसोर्सेज फॉलो कर रहे हैं वो फॉलो कर सकते हैं जो बेटर हो बेसिकली, है ना? अगर आपको कुछ लग रहा है कि नहीं, यहाँ पर से जो कुछ रिसोर्सेज हैं वो बेटर हो सकते हैं, तो फिर आप उसको इंक्लूड करिए। ठीक है? मतलब रजिस्ट मत करिए बेसिकली। लेकिन ये है कि आप अंधा ऐसे मत दौड़िएगा। आप उसका फायदे पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों देख लीजिएगा। ठीक है? पता चले कि यहाँ पर से एक नया रिसोर्स मिला है, आप उसको फॉलो करना शुरू कर दें। किसी और जगह से नया रिसोर्स मिला है, आप उसको फॉलो करना शुरू कर दें। तो इस तरीके से नहीं बनना है, कंटेंट कलेक्टर नहीं बनना है ना? जैसा कि लोग कहते हैं, तो कंटेंट कलेक्टर नहीं बनना है। आपको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उसके लिए प्रिपेयर करिए। ठीक है? देखिए, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि हम हॉलिस्टिक कवरेज कर रहे हैं रिसोर्सेज वगैरह को लेकर के, और उम्मीद है इसके अलावा आपको कहीं पे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना? तो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कहने का मतलब है कि आप वैलिडेशन वगैरह के लिए देखेंगे, स्टैंडर्ड रिसोर्सेज के लिए नहीं देखेंगे, है ना? वैलिडेशन के लिए तो हमेशा आपको देखना ही पड़ेगा। ठीक है? तो देखिए, सबको पता है यूपीएससी में 3 स्टेजेज हैं: प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स में 2 जीएस, सीसेट, मेंस में एसए, और मेंस एक एसए का पेपर, और जीएस के 4 पेपर होते हैं, पेपर 1, 2, 3 एंड 4, है ना? ऑप्शनल, क्वालिफाइंग पेपर। आज हम क्वालिफाइंग पेपर, एक मिनट, ये तो टेढ़ा ही हो गया, कोई बात नहीं। ऑप्शनल और क्वालिफाइंग पेपर, है ना, इन दोनों के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। क्वालिफाइंग पेपर जो है वो इजी ही रहता है। मतलब एक मेरी दोस्त का कंसर्न था, तो कि क्वालिफाइंग पेपर को लेकर के कि इंग्लिश के लिए क्या करें, है ना? हिंदी मीडियम से ही थी वो। तो देखिए, मैंने उनको समझाया था कि इतना मुश्किल नहीं है। अगर आपने शुरुआत से पढ़ रखा है, थोड़ा बहुत सुन लेती है, तो दिक्कत नहीं होता, उसमें पास कर देते हैं। इतना मुश्किल से चेक नहीं होता, लेकिन नेगलेक्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी। और नेगलेक्ट हो भी नहीं पाएगा क्योंकि आप न्यूज़पेपर तो पढ़ेंगे ही। न्यूज़पेपर में आप इंग्लिश के रिसोर्सेज फॉलो करेंगे ही, है ना? मतलब जो न्यूज़पेपर रहता है ज़्यादातर लोग इंग्लिश के ही पढ़ते हैं, तो फिर वहाँ से प्रिपेयर हो ही जाता है मोर और लेस। इंटरव्यू भी आज हमारा एजेंडा नहीं है, इसके ऊपर कभी बाद में बात करेंगे डिटेल से। लेकिन जो आप प्रीलिम्स और मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, है ना? तो यूपीएससी की जो जर्नी है वो खुद ही आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करा देती है, क्योंकि आप इंटरव्यू कॉल तभी आएगा आपका जब आप उस लायक हो जाते हैं, है ना? तो यूपीएससी का एग्जाम का प्रोसेस का ये खूबसूरती है। तो अब हम बात करते हैं पहले मेंस के रिसोर्सेज को लेकर के। मेंस का क्यों? क्योंकि देखिए, मेंस जो है वही मेन है ना? यही आप प्रिपेयर करते हैं, इसी के बेसिस पे आपको नंबर मिलता है, और फिर आप जो है फाइनली क्वालिफाई हो पाते हैं। प्रीलिम्स जो है क्वालिफाइंग इन नेचर है, बस आपको पास करना रहता है, इसके नंबर ऐड होते नहीं है। पहला कारण। दूसरा कारण, मेंस के जो रिसोर्सेज है ना, वो प्रीलिम्स से बहुत मेल खाते हैं। ठीक है? और मेंस की जो क्लैरिटी आपको मिलती है वो प्रीलिम्स में हेल्प करता है, तो इसीलिए पहले हम मेंस के रिसोर्सेज के ऊपर बात करते हैं। प्रीलिम्स के ऊपर भी बात कर सकते थे, लेकिन ठीक है, मेंस के ऊपर पहले बात करते हैं, फिर प्रीलिम्स के ऊपर, है ना? तो मेंस के रिसोर्सेज क्या होंगे? पहले तो हम बात करते हैं सबसे पहले निबंध के ऊपर, है ना? एस्से। एस्से 250 नंबर का आता है, और यकीन मानिए ज़्यादातर लोग इसको नेगलेक्ट करते हैं, जबकि पेपर 1 का भी 250 नंबर है, पेपर 2 का भी है, 3 का भी उतना ही है। तो आप नेगलेक्ट क्यों कर रहे हैं? है ना? तो इसको जो है एप्रोप्रिएट वेटेज देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जीएस पेपर 1 के बराबर वेटेज दे, लेकिन एक यथोचित वेटेज जरूर देना चाहिए। देखिए, ऐसे में 2 टॉपिक आते हैं, है ना? सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, 2 भाग हैं जब आता है क्वेश्चन पेपर। तो उसमें एक जो है मूर्त टॉपिक से रिलेटेड है। मूर्त टॉपिक कहने का मतलब है डिजास्टर मैनेजमेंट से कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, साइंस से आ जाता है ना? इन्वायरमेंट से आ जाता है, ठीक है? इस तरीके से पॉलिटी से आ जाता है, आईआर से आ जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। अमूर्त विषय से संबंधित जो विषय है उसमें क्या आता है, ह्यूमन वैल्यूज वगैरह से क्वेश्चन आते हैं थोड़ा सा, है ना? एथिकल वैल्यूज से रिलेटेड क्वेश्चन कुछ आते हैं। तो सोर्सेज क्या होंगे? देखिए, मूर्त टॉपिक के लिए आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं, है ना? मूर्त टॉपिक के लिए आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं। जीएस 1 से 3 तक जो आप प्रिपेयर कर रहे हैं, वो ऑलरेडी इसमें जो है मूर्त टॉपिक कवर हो जाता है। अमूर्त विषयों के लिए कुछ कुछ एथिक्स आपको प्रिपेयर करा देती है। ठीक। दूसरा, जो अमूर्त टॉपिक होते हैं ना, वो बिल्कुल भी अमूर्त नहीं होते हैं, बिल्कुल भी आप वैसे एकदम फिलोसफिकल बातें नहीं लिखते हैं उसमें, है ना? उस जब आप कोड को डिसिफर करेंगे, ठीक है, जब आप उसको तोड़ेंगे, तो वहां पे जो है आपको कंटेंट जो लिखने हैं वो यही लिखने हैं, मूर्त टॉपिक वाले, जीएस 1 से 4 तक जो पढ़ते हैं आप।
फिर भी कुछ स्पेसिफिक रिसोर्सेज की बात कर लेते हैं हम दोनों के लिए क्या हो सकता है। देखिए, न्यूज़पेपर हमारे लिए अति महत्वपूर्ण सोर्स है। मैं आज ही न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, उसमें उत्तरकाशी को लेकर के द हिंदू में आया था, ग्राउंड जीरो के ऊपर, है ना, जहाँ पे वो कवर करते हैं किसी एक इंसिडेंट को। वहां पे उन्होंने शुरुआत करी कि कैसे जो है वो हादसा शुरू हुआ था, या फिर क्या इम्पैक्ट हुआ था, इस तरीके से शुरुआत थी। मतलब बहुत मार्मिक तरीके से दर्शाया गया था उसमें, एक स्टोरी टेलिंग के जैसा। आप उस चीज को सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं वहां से, एक छोटा सा एनोटेट तैयार कर सकते हैं। और वो जो है आप अपना जब ऐसा कुछ ऐसे आए, डिजास्टर के ऊपर आए, तो आप उसको लिखिए ना, स्टार्ट करिए उसी चीज से सीधा। कुछ बहुत अच्छे हेडिंग आएंगे न्यूज़पेपर में, आप वो यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी कहा ना, ग्राउंड जीरो। अब मान लीजिए किसी आप एस्से में किसी टॉपिक के ऊपर डिटेल में बताना चाह रहे हैं, उसकी तह तक जाना चाह रहे हैं, तो आप ग्राउंड जीरो हेडिंग लिखिए सीधा इस तरीके से, ठीक है। और फिर बताइए, लिखने में कोई बुराई नहीं है, इंग्लिश वाले को आप इस तरीके से देवनागरी में लिखिए, बस फ्लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। ऐसे में मेन जो है फ्लो है, फ्लो अगर अच्छा है, मेंटेन है, आर्गुमेंट्स आपके बहुत सही है, टॉपिक के इर्द गिर्द है, तो नंबर मिलते हैं। न्यूज़पेपर और किसके लिए सोर्स होगा हमारा? एग्जाम्पल्स, है ना, एग्जाम्पल्स के लिए बहुत अच्छा सोर्स है। आप पॉलिटी से रिलेटेड एग्जांपल्स ले लेंगे, आईआर से रिलेटेड एग्जांपल्स ले लेंगे, कहीं से भी एग्जांपल्स ले लीजिए, न्यूज़पेपर ही अल्टीमेटली सोर्स। मैगजीन भी तो न्यूज़पेपर से शुरू बन रहा है। और और क्या सोर्स सकता है न्यूज़पेपर? बेहतर आर्गुमेंट्स के लिए। बेहतर आर्गुमेंट्स कहने का क्या मतलब है कि बहुत सारे अच्छे आर्गुमेंट्स न्यूज़पेपर में आते हैं किसी टॉपिक से रिलेटेड। मान लीजिए फेडरलिज्म है ना, फेडरलिज्म से रिलेटेड कई सारे अच्छे आर्गुमेंट्स आएंगे न्यूज़पेपर में, आप उसको नोट करेंगे। मैगजीन में कई बार चीजें कवर नहीं हो पाती है। फिर किसी विशेषज्ञ ने कुछ कहा है, किसी विशेषज्ञ ने अगर किसी टॉपिक के ऊपर कहा है, तो वो न्यूज में ही कवर होता है ना। आप उनके कोट को नोट कर सकते हैं, जैसे एस जयशंकर, है ना, जब उनके ऊपर बार बार कहा जा रहा था सैंक्शन वगैरह को लेकर के, तो कितने अच्छे अच्छे उन्होंने बात बताई थी, और वो न्यूज़पेपर में प्रकाशित हो रहा था, तो आप उसको नोट कर सकते हैं। और क्या हो सकता है हमारे सोर्स? किसी इंस्टीट्यूट का फॉलो कर सकते हैं, है ना, जैसे कलाम आईएएस है, उन्होंने पीवाईक्यू सॉल्यूशंस प्रिपेयर किया है ना, कलाम आईएएस ने, तो आप उसको भी परचेज कर सकते हैं, पीडीएफ वगैरह मिल जाएगा आपको टेलीग्राम पे, या मैं शेयर कर दूंगा, है ना, तो वो आपके लिए एक अच्छा सोर्सेज हो सकता है। दूसरा, कुछ कोर्स वगैरह का कंपाइलेशन कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी शेयर किया टेलीग्राम पे, सारे टॉपिक से रिलेटेड, है ना, वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड शेयर किया है, फिर इन्वायरमेंट से रिलेटेड शेयर किया है, साइंस से रिलेटेड शेयर किया है, सब एक ही में कंपाइलेशन, बहुत अच्छा, आप उसको मल्टीपल जगह पे यूज कर सकते हैं, और यूजेस भी मैंने बता रखा है उसमें पीडीएफ में, है ना, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा सोर्स हो सकता है। तीसरा, और क्या कर सकते हैं, आप खुद डिसिफर करिए पीवाईक्यू को, स्पेशली अमूर्त वाले टॉपिक को, तब जब प्रैक्टिस करेंगे ना, तभी आप एग्जैक्टली डिसिफर कर पाएंगे उस टॉपिक को, और तब उस जगह पे पहुंच पाएंगे जो डिमांड है बेसिकली उस कोड की, और फिर आप आंसर्स लिख पाएंगे अच्छे से। तो हमारे लिए सोर्सेज न्यूज़पेपर ऑलरेडी जो आप प्रिपेयर कर रहे हैं 1 से 4 तक, वो तो है ही सोर्सेज। इसके अलावा न्यूज़पेपर, इंस्टीट्यूट का कोई आप नोट्स वगैरह ले सकते हैं, जैसे कलाम आईएएस का मैंने बताया, कोट वगैरह का कंपाइलेशन मैंने खुद ही शेयर किया है ना। एक और चीज क्या कर सकते हैं, आप खुद नोट्स बनाइए अलग अलग टॉपिक वाइज, जैसे कि आपने मुझ टॉपिक में देख लिया है ना, साइंस से आ रहा है, तो साइंस के लिए 2 पेज रख लीजिए, एनवायरमेंट के लिए 2 पेज रख लीजिए, पॉलिटी एंड गवर्नेंस के लिए 2-3 पेज रख लीजिए किसी टॉपिक से रिलेटेड, है ना, इकोनॉमी के लिए 2-3 पेज रख लीजिए, और फिर उसके ऊपर प्रिपेयर करिए। और केवल साइंस नहीं, एआई के ऊपर सवाल पूछा था उन्होंने, पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी, तो देखिए ना, एआई बहुत न्यूज में था, तो उसके ऊपर सवाल पूछ लिया था। तो अगर कुछ ऐसा रह रहा है, जैसे पॉलिटी के अंदर फेडरलिज्म बहुत न्यूज में रह रहा है, विवाद में, तो फिर फेडरलिज्म के ऊपर आप ऐसे प्रिपेयर कर लीजिए। प्रिपेयर करेंगे तो क्या क्या रहेगा, है ना, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, ठीक है। ऐसे के ऊपर डिटेल में बात करेंगे कभी। तो इंट्रो में क्या डाल सकते हैं आप? 2-3 कोट नोट कर लीजिए आप, मल्टीपल कोट्स, है ना। फिर 2-3 कहानियां नोट कर लीजिए। बॉडी में अलग अलग हेडिंग क्या क्या आप यूज कर सकते हैं वो रख लीजिए, आर्गुमेंट्स रख लीजिए, एग्जाम्पल्स रख लीजिए, और कंक्लूजन में कुछ आशावादी चीजें, सुझावात्मक चीजें, है ना। तो ये हमारे एस्से के लिए सफिशिएंट हो जाएगा। फिर अब आते हैं जीएस पेपर 1। जीएस पेपर 1 में क्या क्या सवाल मतलब कौन कौन से विशेष सवाल आता है? तो कला एवं संस्कृति से, आधुनिक भारत से, विश्व का इतिहास से, स्वतंत्रता के पश्चात भारत से, भूगोल, और फिर भारतीय समाज, है ना। तो इतने विषय हैं। कला एवं संस्कृति के लिए क्या सोर्सेज होगा हमारे लिए? देखिए, कला एवं संस्कृति के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में 6 से 12 तक की एनसीईआरटी, ठीक है। हालांकि सारी इसमें जो है वो कला एवं संस्कृति के लिए रेलिवेंट नहीं है, जैसे 6 रेलिवेंट है, ठीक है, तो 6 रेलिवेंट है, 7th रेलिवेंट है, फिर 11th एंड 12th रेलिवेंट है, ठीक है। तो इतनी एनसीईआरटी हमारी रेलिवेंट है।
एक फाइन आर्ट्स की कला एवं संस्कृति के ऊपर अलग ही किताब आती है, तो अब हिंदी में भी अवेलेबल है वो तो। और ये बहुत महत्वपूर्ण किताबें हैं जो मैं बता रहा हूँ। आपको लगेगा कि सर इसमें तो हिस्ट्री मेंशन है, कला एवं संस्कृति कहाँ मेंशन है? कला एवं संस्कृति भी तो इतिहास का पार्ट है ना? तो उसमें एक्सप्लेन, जैसे विजयनगर आर्किटेक्चर के बारे में जो लिखा है, भक्ति मूवमेंट्स के बारे में लिखा है, हड़प्पन जो आर्ट्स के बारे में लिखा है, वो सब एनसीईआरटी में ही लिखा हुआ है। तो बहुत अच्छा सोर्स है, आप इसको बिल्कुल नेग्लेक्ट मत करिए। प्लस में पीवाईक्यू का सॉल्यूशन है ना, ये अति महत्वपूर्ण स्रोत है। रिपीट हो रहे हैं थीम, जैसे गंधारा आर्ट जो है रिपीटेड था। ठीक है, अशोक का धम्म वो भी रिपीटेड था। बुद्ध के बारे में रिपीटेड है, क्योंकि इतने साल से क्वेश्चंस पूछ रही है यूपीएससी, है ना? अब कितना चेंज हो जाएगा आर्ट एंड आर्किटेक्चर में, कुछ ऐसा है। बस उसके एक्सप्लेनेशंस बदल जाते हैं थोड़े थोड़े, है ना, कुछ नए वर्ड होते हैं एक्सप्लेनेशंस, बाकी रहता सब सेम ही है लगभग। तो पीवाईक्यू सॉल्यूशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो आप खुद प्रिपेयर करिए पीवाईक्यू सॉल्यूशंस, है ना, उसमें टाइम भी लगेगा, रिसोर्सेज भी लगेंगे या फिर आप परचेज भी कर सकते हैं। पहले आप खुद प्रिपेयर करिए, जहां जहां आप नहीं मिल रहा होगा वहां वहां आप जो परचेज करेंगे किताब, उसका हेल्प ले सकते हैं। सुन आईएएस की एक अच्छी किताब है ना, पीवाईक्यू सॉल्यूशंस का, हिंदी में भी अवेलेबल है, तो आप उसको परचेज कर सकते हैं मार्केट से। मुझे लगता है 600 रुपये कुछ शायद प्राइस है उसका, 570 तो आप परचेज कर लीजिए, अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा वो। प्लस में टेस्ट का सॉल्यूशंस, पिछले 2 सालों के जो टेस्ट पेपर के सॉल्यूशन है, वो बहुत अच्छा सोर्स हो सकता है हमारे लिए। तो कला एवं संस्कृति के लिए ये मुझे लगता है काफी हो जाता है ना, इसके अलावा आपको कहीं और देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब आता है आधुनिक भारत। आधुनिक भारत के लिए जो आप फॉलो करते हैं प्रीलिम्स के लिए, वही मोर देन सफिशिएंट हो जाता है। एनसीईआरटी प्लस में स्पेक्ट्रम, है ना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पकड़ना बहुत ईजी है, तो इतना मुश्किल नहीं रहता। अब दूसरी किताबें पढ़ने के चक्कर में मत जाइए। प्लस में पीवाईक्यू सॉल्यूशंस, क्योंकि वही जो है पूछ रहे हैं, वो प्लासी की लड़ाई, वही भारत छोड़ो आंदोलन, है ना, असहयोग आंदोलन, गांधी की रणनीति, ठीक है, और स्वदेशी आंदोलन, तो वो सेम ही है, रिपीटेड है चीजें। तो आप फिर क्यों दूसरी तरफ भागेंगे? जब यूपीएससी रिपीट, मतलब जब भाग नहीं रही किसी दूसरे सोर्सेज की तरफ, तो आपके भागने से क्या फायदा होगा? नुकसान ही होगा, है ना? तो ये 3 सोर्सेज जो है हमारे लिए मोर देन सफिशिएंट हो जाते हैं। इसके लिए तो टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। विश्व का इतिहास, क्वेश्चंस यहाँ से जो आते हैं वो ऑन एंड ऑफ करके आता है, मतलब किसी साल आया किसी साल नहीं आया, तो बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। फिर भी एक बेसिक सोर्सेज पढ़ लीजिए, बेसिक नोट्स किसी इंस्टीट्यूट का ले लीजिए, क्लास नोट्स वगैरह, आप उसको प्रिपेयर कर लीजिए, ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी हो जाए कि औद्योगिकरण क्या था, उसमें पे हुआ क्या था, क्या क्या इम्पैक्ट आ रहा था, फ्रांसीसी क्रांति क्या थी, क्या इम्पैक्ट हो रहा था, क्यों हुआ था, है ना, ये सब बातें अच्छे से क्लैरिटी हो जाए। प्लस में एनसीईआरटी की जो पुस्तक है 9 और 10th वाली, उसमें बहुत अच्छे से दिया है, फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, औद्योगिकरण, है ना, ये सब सारी चीजें। आप वहाँ सारे चैप्टर्स मत पढ़िएगा एनसीईआरटी का, जैसे खेल का इतिहास, वस्त्र का इतिहास, इस तरीके से कुछ चीजें दी गई है ना, प्रिंटिंग प्रेस वगैरह के बारे में। टाइम है, बिगनर है, तब तो जरूर पढ़िए, है ना। जो थोड़ा पढ़ लिए 1-2 बार की, वो नेग्लेक्ट करिए उन सब चैप्टर्स को, वो हमारे काम का नहीं है उतना, है ना। एस्पेक्ट्स खोलने के लिए सही होते हैं, लेकिन ठीक है, वो जरूरी नहीं है, तो उसको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो जरूरी है उसको बार बार पढ़िए। तो बेसिक नोट्स एनसीईआरटी प्लस में पीवाईक्यू का सॉल्यूशन। आप देखेंगे ना, क्वेश्चंस तो वैसे ही आ रहे हैं, फ्रांसीसी क्रांति का इम्पैक्ट के ऊपर पूछ ले रहे हैं, वो अमेरिकी क्रांति के इम्पैक्ट के ऊपर पूछ रहे हैं, है ना, औद्योगिकरण को लेकर के पूछ रहे हैं, उसमें भी पूछ रहे हैं कि जो आधुनिक औद्योगिकरण है उससे क्या सिमिलरिटीज वगैरह, इस तरीके से। तो इतना गहरा अध्ययन करने की जरूरत नहीं है। स्वतंत्रता के पश्चात का भारत, देखिए इसमें क्या है, एक पुस्तक जो है वो थोड़ा सा महत्वपूर्ण रहता है, कुछ जैसे कि विपिन चंद्रा की बुक है ना, और रामचंद्र गुहा की। तो मैं तो एडवाइस करूंगा, अगर आपके पास समय है तो दोनों में से कोई एक बुक पढ़ लीजिए। उससे फायदा क्या होगा, देखिए बुक अगर पढ़ते रहेंगे ना, तो आपको बहुत जगह पे हेल्प करेगा। यही कंटेंट आप जो है कई जगहों पे यूज कर सकते हैं, इन्वायरमेंट्स में जगह पे यूज हो जाएगा, पॉलिटी में यूज हो जाएगा, एसए में यूज हो जाएगा। जैसे विपिन चंद्रा जो है या फिर रामचंद्र गुहा जैसे स्टार्ट करते हैं कि स्वतंत्रता के समय भारत के समक्ष क्या क्या चुनौतियां थी, है ना, पुस्तक का जो शुरुआत होता है वो ऐसे ही होता है, और कैसे विदेशी जो पत्रकार वगैरह हैं वो एडवर्स कमेंट करते हैं भारत के खिलाफ, फिर भी भारत जो है उभरता है उस परिस्थिति से, और फिर जो है एक सक्सीड होता है, बहुत अच्छे देश के रूप में उभरता है। अब वो आप निबंध में भी यूज कर सकते हैं वो कंटेंट, है ना। तो कितना महत्वपूर्ण है फिर पुस्तक पढ़ना। प्लस में एनसीईआरटी की एक पुस्तक आती है, स्वतंत्रता के पश्चात का भारत, आप उसको भी यूज कर सकते हैं, वो बहुत अच्छी किताब है। उसमें से जो मैप वगैरह दिया गया है, कुछ बुक का भी नाम दिया है, जैसे एनसीईआरटी में जो स्वतंत्रता के बाद का भारत किताब लिखा गया है, वो उसमें कुछ बुक्स का भी नाम लेते हैं वो। उस बुक को आप अगर आप मेंस में कोट करेंगे तो नंबर बहुत अच्छे बढ़ जाएंगे,
है ना। तो एनसीईआरटी बहुत अच्छा सोर्स है, प्लस में पीवाईक्यू का सॉल्यूशन, ठीक है। टेस्ट पेपर भी इंपॉर्टेंट है लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इस सेक्शन के लिए, तो आप अवॉइड करिए। देखिए जब भी प्रिपेयर करेंगे ना तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना बहुत जरूरी है ना। तो जो साइंस स्ट्रीम वगैरह से या फिर इंजीनियरिंग स्ट्रीम वगैरह सेलेक्ट हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, क्योंकि वो बहुत रेशनल है अपने डिसीजन लेने में, है ना। हम भी वैसे ही डिसीजन लेंगे ताकि अपने टाइम को बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर पाएं और सिलेक्शन लें। बहुत ज़्यादा आप महाज्ञानी बन जाएंगे उसका कोई फायदा नहीं है ना। तो आप सिलेक्शन लीजिए, उसका ज़्यादा फायदा है। अब आते हैं भूगोल विषय के संदर्भ में, इसके लिए क्या क्या सोर्सेज इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर से एनसीईआरटी, 6 से 12 तक की एनसीईआरटी, ऑलमोस्ट लगभग सारी चीज़ें हो जाती है 6 से 12 तक की एनसीईआरटी में। कई बच्चों का रहता है कंसर्न, जो आर्ट्स के स्ट्रीम वाले बच्चे हैं ना, उनको थोड़ा भूगोल मुश्किल लगता है क्योंकि ये साइंस के थोड़ा ज़्यादा करीब है, समझने वाली चीज़ें ज़्यादा है, टर्म्स वगैरह कुछ ऐसे रहते हैं कि मुश्किल लगता है समझने में। आप देखिए उस क्लैरिटी के लिए या तो आप यूट्यूब वगैरह पे कई सारे फ्री लेक्चर है, वहाँ से आप देख लीजिए, है ना। या फिर इतना ही डर लग रहा है तो आप क्लासेज वगैरह ज्वाइन कर लीजिए, बाद में पछताने का कोई फायदा नहीं होता है ना। तो आप मतलब इन सब चीज़ों को कंप्लीट करके आगे बढ़िए, ठीक है। तो दो जगह से क्लैरिटी कर सकते हैं, प्लस में जो रिसोर्सेज होंगे आपके लिए वो 6 से 12 तक की एनसीईआरटी। इस एनसीईआरटी में दिक्कत ये है कि जो इंडस्ट्री के लोकेशंस होते हैं, है ना, डिफरेंट इंडस्ट्री के लोकेशन उनको प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं उसका बहुत अच्छे तरीके से नहीं दिया गया है लेकिन कम दिया गया है। जैसे लॉ एंड आयरन उद्योग वगैरह का दिया गया है, स्टील का उद्योग का भी दिया गया है जितना मुझे रिकॉल कर पा रहा हूँ मैं, लेकिन सारे उद्योगों का अच्छे से कवर नहीं है। तो आप उसको जो है मुरनाल के वेबसाइट से फॉलो कर सकते हैं, वहाँ बहुत अच्छे से दिया गया है, तो आप उसका नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे, है ना। फिर पीवाईक्यू सॉल्यूशंस और फिर करंट अफेयर्स का थोड़ा रोल आ जाता है इसमें, और टेस्ट पेपर। करंट अफेयर्स की जो स्ट्रैटेजी है हम एक साथ ही बात करेंगे प्रीलिम्स और मेंस को लेकर के, तो बस अभी मैं करंट अफेयर्स ही लिख रहा हूँ। पीवाईक्यू का सॉल्यूशंस ऑलरेडी मैंने बता दिया क्या सोर्सेज हो सकते हैं। टेस्ट पेपर का सॉल्यूशंस किसका करेंगे, तो जिसका आप टेस्ट ज्वाइन कर रहे हैं, अच्छा है ना। टेस्ट किसका अच्छा ज्वाइन करेंगे तो वो मैंने बता रखा है प्रीलिम्स वाले टेस्ट सीरीज में। हालांकि मेंस का भी टेस्ट देखिए आप, जो अच्छे टेस्ट सीरीज है अभी मार्केट में, एक विजन है ना, फोरम है, कन्वर्ट आईएएस भी ठीक है ना। तो और भी मतलब मेंस के टेस्ट सीरीज के साथ इतना दिक्कत नहीं होता, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं वो अच्छा करा रहे हैं, तो आप देख लीजिए अपने पैसे के हिसाब से, ऑफलाइन ऑनलाइन के हिसाब से जो भी ज्वाइन करना है, इतना दिक्कत नहीं होता मेंस वाले टेस्ट में, ठीक है। तो भूगोल विषय के सोर्सेज के ऊपर भी बात कर लिया हम लोगों ने। अब आता है भारतीय समाज, इसके लिए क्या सोर्सेज होगा। पुनः एनसीईआरटी, दो एनसीईआरटी की पुस्तक आती है, एक है भारतीय समाज, है ना, और दूसरा है भारतीय समाज एवं परिवर्तन, कुछ ऐसे ही है, दो किताबें। ये अति महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, इसी में कॉन्सेप्ट्स जो है ना उसी से बारंबार सवाल आ रहा है, जैसे जाति एवं राजनीति, और उसमें सतीश देशपांडे वगैरह का अध्ययन लिखा हुआ है, और अगर आप कोट करते हैं उसको तो उसके नंबर बढ़ते हैं, ठीक है। और उसी में संस्कृतिकरण वगैरह को लेकर के है, वो वैश्वीकरण वगैरह को लेकर, इतने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स दिए हैं ना, उन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ही सवाल आ रहे हैं। प्लस में अगर आपको लग रहा है कि कुछ चीजें छूट रही हैं, क्योंकि जैसे भारतीय समाज की एनसीईआरटी की पुस्तक है वो यूपीएससी के हिसाब से तो नहीं लिखा गया ना, वो एनसीईआरटी के जो बच्चे हैं बेसिकली, मतलब स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए लिखा गया है। तो कोई टॉपिक छूट ना जाए उसके लिए आप प्रिंटेड नोट्स पढ़ लीजिए। प्रिंटेड नोट्स किसका पढ़ेंगे, तो प्रिंटेड नोट्स देखिए विजन का ले सकते हैं, जो जो टॉपिक आपको अच्छे से नहीं मिला है यहाँ पे एनसीईआरटी में वो आप पढ़िए, सारी चीजें मत पढ़िए, जो चीज नहीं मिला है वही बस पढ़िए ताकि आप समय का यूटिलाइज करिए अच्छे से। अब प्लस में करंट अफेयर्स, पीवाईक्यू का सॉल्यूशंस, पीवाईक्यू का सॉल्यूशंस यहाँ पे भी बहुत बेनिफिशियल है। वही ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट पूछ रहे हैं। अब मान लीजिए कोई ओल्ड एज पर्सन के ऊपर इम्पैक्ट पूछ रहा है, ठीक है, वो पूछ रहे हैं कि वैश्वीकरण का वृद्धों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा, फिर पूछ रहे हैं महिलाओं के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा। क्या आर्गुमेंट्स बहुत बदल जाएंगे 180 डिग्री, नहीं बदलेगा 180 डिग्री। आप लिख करके तो देखिए आंसर्स, आपको पता चल जाएगा कि इतना आर्गुमेंट्स नहीं बदलते हैं, आपको वही सब आर्गुमेंट्स जो है मॉडिफाई करके यूज करना पड़ता है, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पेपर में। पेपर 1 में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, कला एवं संस्कृति, आधुनिक भारत, विश्व का इतिहास, स्वतंत्रता के पश्चात भारत, भूगोल विषय और भारतीय समाज। अब आते हैं पेपर 2। पेपर 2 में क्या क्या है विषय, एक है पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन। और यहाँ पे नंबर बढ़ाने की बहुत संभावना है, और यहाँ पे हिंदी मीडियम चैलेंज भी फेस करता है, क्योंकि रिसोर्सेज जो है ना ज़्यादातर वो इंग्लिश वाले रिसोर्सेज आते हैं। पेपर 1 जो है वहाँ पे तो ठीक है, अब रिसोर्सेज जो है हिंदी में अवेलेबल है, अच्छी रिसोर्स अवेलेबल है। पेपर 2 में थोड़ा सा चैलेंज आता है, हालांकि अब मतलब जो इंग्लिश के इंस्टीट्यूट है ना वो हिंदी मीडियम में आ गए हैं, तो इतना दिक्कत तो नहीं हो रहा है। दिक्कत ये हो रहा है कि आप कितना अच्छे से याद कर पा रहे हैं, क्लियर कर पा रहे हैं और फिर प्रैक्टिस कर पा रहे हैं। तो बात करते हैं पॉलिटी के ऊपर। पॉलिटी में क्या रिसोर्स होगा,
लक्ष्मीकांत, है ना, तो लोगों के घर एस्पिरेंट के रूम पे तो गीता नहीं मिलेगी या कोई और धर्म ग्रंथ जो इस धर्म से संबंधित है वो नहीं मिलेगी, लेकिन लक्ष्मीकांत तो जरूर मिलेगा, है ना। तो लक्ष्मीकांत बहुत अच्छा सोर्स है, और ये प्रीलिम्स के अलावा मेंस में भी बहुत रिलेवेंट है, क्योंकि क्वेश्चन देखे ना स्टैटिक भी आ रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि संसदीय स्थायी समितियां जो है वो बेसिकली उसका काम क्या है, क्या वो लक्ष्मीकांत में नहीं दिया दिया है। वो पूछ रहे हैं लोक लेखा समिति का क्या काम है, तो वो दिया है एनसीईआर लक्ष्मीकांत में बिल्कुल दिया है ना। फिर पूछ रहे हैं कि महाभियोग की प्रक्रिया क्या है, वो दिया गया लक्ष्मीकांत में। तो लक्ष्मीकांत जो अनअवॉइडेबल है, वो तो करना ही करना है आपको। प्लस में एनसीईआरटी की एक दो पुस्तकें हैं, क्या क्या है, भारतीय संविधान का विकास और सिद्धांत एवं राजनीति, है ना। ये भी मस्ट है, बहुत महत्वपूर्ण है। सिद्धांत एवं राजनीति में एक बार पूछा था पता है, फ्रांस और भारत के सेकुलरिज्म को कंपैरिजन को लेकर के, ये जो सिद्धांत एवं राजनीति पुस्तक है उसमें बहुत अच्छे से दिया गया है। सिद्धांत एवं राजनीति जो पुस्तक है उसमें निबंध को लेकर के बहुत अच्छे अच्छे कोट वगैरह हैं, कुछ आर्गुमेंट्स हैं, आप वो यूज कर सकते हैं, है ना। तो ये दो पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण हो गई एनसीईआरटी की, प्लस में लक्ष्मीकांत, प्लस में पीवाईक्यू का सॉल्यूशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू सॉल्यूशंस क्वेश्चंस वहां से रिपीट हुए हैं बहुत सारे, करंट अफेयर्स और टेस्ट पेपर, है ना। टेस्ट पेपर इसके लिए एक बहुत अच्छा सोर्स है, क्योंकि कई सारे जो क्वेश्चन है ना स्टैटिक वाले, वो आपके यहाँ से क्लियर हो जाते हैं। जैसे कंपैरेटिव जो कॉन्स्टिट्यूशन पूछ देता है वो यहाँ से क्लियर हो जाता है। बहुत सारे जो बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं वो सब यहाँ से क्लियर हो जाता है ना। डीपीएसपी और मूल अधिकार में क्या वो है कंट्रोवर्सीज वगैरह, तो वो सब जो है यहाँ टेस्ट पेपर वगैरह में सॉल्यूशंस रहता है, वहां से कवर कर सकते हैं। फिर आता है गवर्नेंस। गवर्नेंस के लिए देखिए कोई एक मतलब किताब जो है वो इस तरीके से अवेलेबल नहीं है मानक, तो आप प्रिंटेड नोट्स फॉलो कर लीजिए। प्रिंटेड नोट्स में मेरा एडवाइज रहेगा कि आप विजन का फॉलो कर सकते हैं। बाकी अगर आपके पास क्लास नोट्स वगैरह है जहाँ पे बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर है कि रेगुलेटरी बॉडीज क्या होता है, गवर्नेंस क्या है, गुड गवर्नेंस क्या है, रेगुलेशंस क्या होते हैं ना, अगर ये सब अच्छे से क्लियर तो आप फिर अवॉइड भी कर सकते हैं प्रिंटेड नोट्स। लेकिन अगर वहाँ पे अच्छे से नहीं दिया गया तो आप इसको परचेज कर लीजिए, मार्केट से पढ़िए। दूसरा क्या रहेगा, फिर से पुनः पीवाईक्यू सॉल्यूशंस, करंट अफेयर्स, है ना, और टेस्ट पेपर, ठीक है। तो ये हमारे सोर्सेज रहेंगे। पीवाईक्यू रिपीट ही होता है, मेंस का यही फायदा है। प्रीलिम्स में पीवाईक्यू उतने रिपीट नहीं होते जितना कि मेंस में रिपीट होता है, ठीक है। आप देखेंगे जब एक बार की टॉपिक वाइज जो है वो क्वेश्चंस अवेलेबल है मार्केट में मेंस का, ठीक है। तो आप डाउनलोड कर लीजिए गूगल से, या फिर आप देखिए कहीं फोटोकॉपी शॉप वगैरह पे मिल जाता है, तो आप उसमें देखिएगा कि जो गुड गवर्नेंस टॉपिक है उसमें कैसे क्वेश्चंस आए हैं, आपको समझ में आ जाएगा कितने रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस हो, ठीक है। अब आता है सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस के साथ भी सेम इशू है, इसके लिए भी कोई ऐसी किताब नहीं है, तो आपको फॉलो करना पड़ता है प्रिंटेड नोट्स ही किसी का, या क्लास नोट्स वगैरह। तो प्रिंटेड नोट्स आप किसी का ले लीजिए, विजन ठीक है इस मामले में, है ना। तो अगर किसी अदर इंस्टीट्यूट का आपको ठीक लग रहा है तो वहां से पढ़ लीजिए, जहां से भी ठीक लग रहा हो आपको, ठीक है। तो ये प्रिंटेड नोट्स हो जाएगा, प्लस में पीवाईक्यू का सॉल्यूशन, प्लस में करंट अफेयर्स, ठीक है। टेस्ट पेपर भी जोड़ लीजिए आप। तो ये तो बहुत ही कॉमन रहेगा हमारा पीवाईक्यू, करंट अफेयर्स, टेस्ट पेपर, ये लगभग सारे ही पेपर्स के लिए एप्लीकेबल होते हैं, है ना। इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल रिलेशंस को दो पार्ट में बांटते हैं हम लोग, अंतर्राष्ट्रीय संबंध को। एक बांटते हैं स्टैटिक। आप कहेंगे सर स्टैटिक से क्वेश्चंस तो आता नहीं है। देखिए स्टैटिक का महत्व ये है कि आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को डील करने के लिए एक अंडरस्टैंडिंग देता है, करंट अफेयर्स की घटनाओं को समझने के लिए एक अंडरस्टैंडिंग देता है। अब भारत और श्रीलंका के वर्तमान संबंधों को अभी कैसे समझ पाएंगे आप, है ना, जब तक आपके पास बैकग्राउंड नहीं रहेगा, ठीक है। आप कैसे यूज करेंगे इंट्रोडक्शन, जब तक आपके पास एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव नहीं रहेगा। अगर भारत और नेपाल के संबंधों को लिखना है अगर कोई क्वेश्चन, तो आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बता सकते हैं ना, ठीक है। कि मतलब शुरुआत में जो है ऐसे ऐसे संबंध रहे, ऐतिहासिक संबंध रहे, हमारा सांस्कृतिक संबंध रहा, फिर आप मुख्य भाग पे आ जाएंगे। भारत और पाकिस्तान के संबंधों को क्या अभी जितनी चीजें हो रही उसी से समझना आसान है, नहीं, उसका एक इतिहास रहा है। तो वो स्टैटिक पार्ट में आ जाता है थोड़ा हमारा। वो सब कहाँ से करेंगे आप, कहाँ से करेंगे, देखिए एक तो सोर्स हो जाएगा, आप किसी पब्लिकेशन का एक बुक ले लीजिए, पतली सी बुक लीजिएगा, ज़्यादा मोटी वाली बुक मत लीजिएगा। दूसरा क्या कर सकते हैं, प्रिंटेड नोट्स देख लीजिए किसी का, जिसमें थोड़ा हिस्ट्री वगैरह डील कर रहा हूँ किसी देश के संबंध वगैरह के बारे में, ताकि आपको अच्छी क्लैरिटी हो जाए। या फिर कोई यूट्यूब वगैरह पे लेक्चर होगा या कहीं से क्लास की होंगी तो वहां से क्लियर कर लीजिए, है ना। या इन सब चीज़ों से नहीं कर रहे तो जो भी देश के बारे में पढ़ रहे हैं, जैसे अगर भारत यूएसए के संबंध पढ़ रहे हैं आप करंट अफेयर्स में, तो उसके थोड़े हिस्ट्री में चले जाया कीजिएगा, है ना। तो वहां से भी प्रिपेयर हो जाएगा आपका।
ज़्यादातर क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से आता है, 4 क्वेश्चन आते हैं लगभग आईआर से, और करंट अफेयर्स बेस्ड ही आता है पूरा, तो वो करंट अफेयर से ही पूरा होगा। करंट अफेयर्स की स्ट्रैटेजी तो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, है ना। अब आते हैं पेपर 3 के ऊपर। पेपर 3 में क्या क्या सब्जेक्ट हैं? इकोनॉमी है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, इंटरनल सिक्योरिटी है, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी है, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। यही तो है। कुछ और रह रहा होगा सब्जेक्ट, कुछ छूट रहा होगा मेरे से तो आप बता दीजिएगा, है ना, उसको भी बात कर लेंगे उसके ऊपर भी। इकोनॉमी के ऊपर आते हैं। देखिए सेम इकोनॉमी जो है, लोग कहते हैं, ऐसी भ्रांतियां हैं कि पूरा करंट डोमिनेटेड है, ऐसा नहीं है। स्टैटिक भी है, कुछ क्वेश्चन जो है स्टैटिक से आ रहे हैं, और कुछ क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर से आ रहा है, और कुछ क्वेश्चन जो है मिक्स आ रहा है, ठीक है। अब जैसे वो पूछ रहे हैं कि इन्फ्लेशन एंड जीडीपी या इन्फ्लेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, क्या वो करंट अफेयर्स का पार्ट है? नहीं, वो स्टैटिक में भी पढ़ते हैं हम। अगर आप करंट अफेयर्स के ऊपर छोड़ के रखेंगे तो नहीं कर पाएंगे आप अच्छे से। रोजगार, क्या रोजगार अभी केवल करंट अफेयर्स का पार्ट है? नहीं, वो मिक्स वाले श्रेणी में आ जाता है ना। फिर वो पूछ रहे हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक जो फंडामेंटल है वो भारत का बहुत अच्छा है या खराब है, उसके बेस पर बताइए क्या संभावना है, ऐसा करके कुछ क्वेश्चन। वो किस में आएगा? देखिए मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल तो आपको समझना पड़ेगा ना, वो स्टैटिक का पार्ट है, ये मिक्स में श्रेणी में आ जाता है। तो आप बिल्कुल जो है करंट अफेयर्स की श्रेणी में मत रखिएगा ऐसे सब्जेक्ट को। जितने भी सब्जेक्ट हैं सब स्टैटिक और करंट अफेयर्स मिक्स है, बल्कि मैं तो कहूँगा करंट स्टैटिक जो है वो ज़्यादा है, करंट थोड़ा है ना। आप खुद समझेंगे जब आप लिख रहे होंगे मेंस का आंसर, तो आपको समझ में आएगा ये चीज़ें, ठीक है। तो स्टैटिक के लिए क्या करेंगे आप? स्टैटिक के लिए किसी एक का नोट्स रख लीजिए, प्रिंटेड नोट्स, क्लास नोट्स, है ना। जैसे कि रामेश्वरम सर जो है, रामेश्वर सर हिंदी मीडियम के एक अच्छे टीचर माने जाते हैं, तो उनका रख सकते हैं। किसी और टीचर का जहाँ से भी आप पढ़े होंगे वहां से रख लीजिए, सब इक्वली अच्छा है ना। अगर बहुत बेकार है तब फिर आप चेंज करिए। कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर नहीं है तो आप यूट्यूब पे देख लीजिए वीडियो वगैरह, है ना, मुरनाल सर का देख लीजिए, किसी और सर का देख लीजिए, जहाँ से आपको क्लैरिटी अच्छी आ रही होगी, है ना, तो वहां से फॉलो कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए क्या सोर्सेज होगा वो हम डिस्कस करेंगे ही, प्लस में पीवाईक्यू सॉल्यूशन। आप कहेंगे सर पूरा करंट ओरिएंटेड सब्जेक्ट का पीवाईक्यू सॉल्यूशन क्या काम करेगा? अरे भाई साहब वही पूछ रहे हैं वो पीडीएफ सुधार के ऊपर, वही पूछ रहे हैं वो एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स के ऊपर, है ना। और वहां पे हम शांता कुमार समिति, तो अशोक दलवाई समिति, वही 3-4 सालों से वही को पेस्ट करते आ रहे हैं कंटेंट। तो क्या स्टैटिक नहीं हुआ क्या? वो स्टैटिक ही तो हो रहा है ना। तो पीवाईक्यू सॉल्यूशंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू सॉल्यूशंस हो जाएगा, प्लस में टेस्ट पेपर, ठीक है। तो इकोनॉमी के लिए, स्टैटिक के लिए आप किसी का नोट्स वगैरह ले लीजिए, यूट्यूब वगैरह से क्लियर कर लीजिए कॉन्सेप्ट्स। अगर क्लास फॉलो किए तो बहुत ही अच्छा है। पर प्लस में करंट अफेयर्स रहेगा जो हम आगे डिस्कस करेंगे। पीवाईक्यू का सॉल्यूशन ऑलरेडी मैंने बता दिया है किसका परचेज कर सकते हैं, और या तो खुद प्रिपेयर करिए और फिर टेस्ट पेपर। अब आते हैं आपदा प्रबंधन को लेकर के, है ना। आपदा प्रबंधन जो है उसके लिए सोर्सेज क्या होगा? देखिए आपदा प्रबंधन के लिए आप एक प्रिंटेड नोट्स ले लीजिए, सेम इसके साथ भी कोई बुक वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। विजन का एक प्रिंटेड नोट्स ले सकते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि भारत का आपदा प्रोफाइल क्या है, डिफरेंट आपदाएं कौन सी होती हैं, है ना। बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो जाए, बेसिक क्या मैं तो कहूँगा स्टैंडर्ड जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो बहुत अच्छे से हो जाती है यहाँ से। तो ये हमारे सोर्स हो जाएगा प्रिंटेड नोट्स, है ना। प्लस में और क्या रहेगा हमारा सोर्स? करंट अफेयर्स, ठीक है। अब जोशीमठ का जो भूमि धसाव हो रहा था वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा, मतलब समझ वहाँ पे इंक्लूडेड हो सकती है कई सारी चीजें, लेकिन वो करंट अफेयर्स का पार्ट हो जाएगा, वो करंट अफेयर्स में पढ़ेंगे आप, है ना। तो प्रिंटेड नोट्स प्लस में करंट अफेयर्स। अब आता है इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए क्या सोर्सेज होंगे? इंटरनल सिक्योरिटी के लिए हमारे पास सोर्स होगा एक स्टैटिक क्लैरिटी के लिए कोई बुक वगैरह, नोट्स वगैरह, प्लस में करंट अफेयर्स, है ना। स्टैटिक के लिए क्या रहेगा? देखिए या तो आप कोई एक मैग्रा हिल का बुक आता है आप वो ले लीजिए, विजन का नोट्स ले लीजिए, दोनों में से कोई एक ले लीजिए, टाटा मैग्रा हिल का जो आता है, और या फिर नोट्स ले लीजिए, ठीक है, प्रिंटेड नोट्स विजन का या फिर किसी अदर इंस्टीट्यूट का, जिसका भी ठीक लगे आपको, ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कि इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या क्या है, बेसिक टर्मिनोलॉजी समझ में आ जाए। इंटरनल सिक्योरिटी क्या है, स्टेट एक्टर क्या है, नॉन स्टेट एक्टर क्या है ना, मिलिटेंसी और इंसर्जेंसी में क्या डिफरेंसेस है, नक्सलिज्म क्या होता है, टेररिज्म क्या होता है, वो सब बेसिक डिफरेंसेस बहुत मतलब पता होना बहुत जरूरी है। नक्सलिज्म का कैसे इवोल्यूशन हुआ है उसके ऊपर सवाल आया हुआ है, कैसे करेंगे आप उस चीज को? करंट अफेयर्स में पूरा कवर नहीं होता है ना। तो वो सब आप यहाँ से कवर कर सकते हैं, प्लस में करंट अफेयर्स जो अभी मैं सोर्सेज बताऊंगा, और प्लस में पीवाईक्यू का सॉल्यूशन, ठीक है। पीवाईक्यू का सॉल्यूशंस बहुत मस्ट है। अब देखिए ना, नक्सलिज्म के कारण पूछ रहे हैं, दोबारा भी वही कारण पूछ रहे हैं, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, वही कॉपी पेस्ट होगा। तो बहुत प्रिपरेशन, अगर आप पीवाईक्यू के सॉल्यूशंस कर लिए पिछले 10 सालों का, तो आप समझिए कि प्रिपरेशन जो है आपकी खत्म हो गई लगभग,
है ना, बस करंट अफेयर्स पढ़ते रहेंगे, अब उसी को कर लेंगे तो बहुत हो जाता है। फिर आता है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, ठीक है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। इन्वायरमेंट इकोलॉजी के लिए क्या सोर्सेज रहेंगे? देखिए, एक तो बेसिक आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी हो जाएगी जो प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे होंगे ना उसी से, ठीक है, और प्लस में करंट अफेयर्स, ठीक। तो इसके लिए जो है किसी बुक्स वगैरह को रिकमेंड करना जरूरी नहीं है। जो इसमें थोड़ा बहुत बैकग्राउंड की जरूरत होती भी है वो प्रीलिम्स से हो जाता है, हमारा बेसिक प्रीलिम्स वाला जो पढ़ते हैं, ठीक है, और करंट अफेयर्स ये मोर देन सफिशिएंट हो जाता है। पीवाईक्यू के सॉल्यूशंस करना है तो करिए, हालांकि बहुत यहाँ पे फायदा नहीं होता है, प्रैक्टिस करने के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे फायदा नहीं होता क्योंकि चीजें बहुत बदल जाती है ना। अब आता है साइंस टेक्नोलॉजी। साइंस टेक्नोलॉजी के साथ भी सेम है, आपको बेसिक जो फंडा पता होना चाहिए वो आपको प्रीलिम्स के साथ क्लियर हो जाता है। जिम जीन एडिटिंग क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप होते हैं वो क्या, सब ये सब तो प्रीलिम्स में पढ़ ही रहे होते हैं आप ना, तो यहाँ से क्लियर हो जाता है ये सब चीज़ें। जो मेंस के रिलेवेंट चीज़ें हैं वो करंट अफेयर्स में कवर हो जाता है, जैसे एआई क्या है, उसके मतलब जो फायदे हैं वो क्या होने, चैलेंजेस क्या होने वाले हैं, बायोटेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर्स में क्या है, तो वो सब जो है ऑलमोस्ट करंट अफेयर्स में कवर हो जाता है, तो इसके लिए कोई बुक्स वगैरह रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक। तो आप भी जो है वैसे ही प्रिपेयर करिएगा। मतलब जो लोग हैं वो सिलेक्ट हो रहे हैं, जो लोग वो बहुत अच्छे तरीके से अपने टाइम को यूटिलाइज कर रहे हैं, है ना, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर रहे हैं, वो कहाँ पे जो है ज़्यादा समय देने से कहाँ पे ज़्यादा आउटपुट मिल रहा है, कहाँ पे कम समय देने से कम आउटपुट हो रहा है ना, अगर ज़्यादा समय दे रहे हैं आप आउटपुट कम हो रहा है, फिर उस जगह पे समय ही क्यों देंगे उतना आप टाइम को रेशनलाइज करेंगे ना। समय जो है सबसे दुर्लभ संसाधन है वर्तमान संसार में, ठीक है, आप उसको बहुत बेहतर तरीके से यूज करिए। अब आते हैं हम जीएस पेपर 4 के बारे में। तो अभी तक हम लोगों ने एसए का डिस्कस कर लिया, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 के बारे में डिस्कस कर लिया। जीएस पेपर 4, जीएस पेपर 4 को लेकर के भी बहुत कंफ्यूजन रहता है एस्पिरेंट के माइंड में, है ना। देखिए, जीएस पेपर का 2 सेक्शन है, थ्योरी और सेक्शन बी केस स्टडी। इसमें 130 नंबर का लगभग आता है और इसमें जो है 120 नंबर का लगभग आता है, ठीक है। सेक्शन बी में क्या सोर्सेज होंगे हमारे? देखिए, एक बेसिक बुक ले लीजिए, है ना, नोट्स ले लीजिए मार्केट से, मतलब मैं तो कहूँगा कि बेसिक बुक और नोट्स दोनों ही रखिए, जो आपका क्लास का होगा या किसी और टीचर वगैरह का अगर आप क्लास नहीं कर रहे हैं तो, है ना। बेसिक बुक इसका लेंगे, लेक्सिकन का ले सकते हैं, अच्छी किताब है ना, ताकि आपको सारे टर्म की अच्छी समझ में आ जाए, समझ आ जाए, है ना। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, उसके फायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, कैसे डेवलप कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें, है ना। EI, IQ, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, है ना, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। नोट्स आपको आसान भाषा में थोड़ा समझाता है बुक के कंपेयर में, तो वो वहाँ हेल्प कर देगा। फिर यहाँ पे पार्ट आता है वैल्यू एडिशंस का, क्योंकि आपको इतने में तो नंबर नहीं मिलने वाला है, ठीक है। वैल्यू एडिशंस कैसे करेंगे वो अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं कि वैल्यू एडिशंस का सोर्स क्या रहेगा, तो वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे इस चीज़ को, ठीक है। तो ये हमारे 3 सोर्सेज होंगे, बेसिक बुक्स वगैरह, नोट्स वगैरह, वैल्यू एडिशंस, ठीक है। अब आते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी के लिए क्या सोर्स होगा? केस स्टडी के लिए कई सारे इंस्टीट्यूट ने हैंडबुक प्रिपेयर किया है केस स्टडी के ऊपर, ठीक है। जैसे कि लुकमान का है, विजन आईएएस का है ना, कोई और अदर इंस्टीट्यूट का होगा तो मुझे भी बताइएगा। वो जो केस स्टडी के ऊपर हैंडबुक है, अलग अलग टॉपिक के ऊपर केस स्टडी है, जैसे इन्वायरमेंट के ऊपर है, डिजास्टर के ऊपर है, वर्क जो वर्क स्पेस जो मैंने वहाँ पे जो होते हैं हरासमेंट वगैरह का आरोप, उसके ऊपर है, करप्शन के ऊपर है, तो आप उन केस स्टडी को पढ़िए, आपको पता चलेगा किन किन एंगल के ऊपर आंसर किया जा रहा है, किन किन तथ्यों का सहारा लेकर के अपना पक्ष रखा जा रहा है उस केस स्टडी में, ताकि आपको एक बेसिक समझ हासिल हो जाएगी, है ना। तो आप फिर जो है अच्छा कर लेंगे, ताकि मतलब आपको एक बेसिक फ्रेमवर्क तो मिल जाएगा ना कम से कम उस हैंडबुक से, ठीक है। मुझे लगता है कि GS4 के लिए जो है वैलिडेशन का सोर्सेज मैं यहीं पे बता देता हूँ, क्योंकि इसके लिए थोड़ा स्पेसिफिक बताना होता है। देखिए, वैलिडेशन के सोर्सेज क्या होंगे एथिक्स के लिए? एक होगा न्यूज़पेपर, है ना। न्यूज़पेपर में क्या है, आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे, ठीक है। पुराने एग्जाम्पल्स मत यूज करिए, वही श्रीधरन को, वही TN सेशंस को, है ना। नए नए एग्जाम्पल्स बहुत हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि लोगों ने काम करना बंद कर दिया, अच्छा, तो आप जो है नए एग्जाम्पल्स को यूज करिए। फिर टर्मिनोलॉजी, है ना, टर्मिनोलॉजी, जैसे मान लीजिए साइंस टेक्नोलॉजी का कुछ ऐसा क्वेश्चन आया है, AI को लेकर के आया, अब AI के दुरुपयोग को लेकर कई सारे टर्म आ रहे हैं, है ना। तो जैसे कि फिल्टर बबल होता है, ठीक है, जो सोशल मीडिया है या फिर यूट्यूब वगैरह है, वो सब क्या है कि फिल्टर बबल का प्रॉब्लम क्रिएट कर, अब ऐसे ऐसे टर्म यूज करिए ना, तब फिर आपके आंसर्स बढ़ेंगे,
ठीक है। एक होता है एथिकल हैकिंग, है ना, ये तो मैं थोड़े पुराने टर्म बता रहा हूँ, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ अभी लेटेस्ट वाले, आप उसको यूज करिए। वो सब कहाँ से मिलेगा आपको, न्यूज़पेपर से मिलेंगे, है ना। तो वो हो जाएगा हमारा वैलिडेशन का सोर्स, न्यूज़पेपर। दूसरा और क्या यूज कर सकते हैं एग्जांपल्स के अलावा, टर्मिनोलॉजी के अलावा, तो जो रूल्स रेगुलेशंस वगैरह यूज कर रहे हैं वो लोग, जैसे मान लीजिए आप न्यूज पढ़ रहे हैं कोई, ठीक है, जहाँ पे दंगा हुआ था, वहां पे किसी सिविल सर्वेंट ने बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल किया, और वहां पे बता रहे किस किस रूल्स रेगुलेशंस का यूज किया, तो वो केस स्टडी में आपका यूज आएगा। फिर जब आप अपने आर्गुमेंट्स बता रहे होंगे तो फिर आप उस इसके ऊपर बेस रहेगा ना आपके आर्गुमेंट्स की, आप इस रूल्स के अनुसार काम करेंगे, इस रेगुलेशन के अनुसार काम करेंगे। ठीक है। और क्या हो सकता है न्यूज़पेपर जो एक अच्छा सोर्स है उस चीज के लिए, तो कोट्स वगैरह आएंगे बहुत सारे। ठीक है। आप उन कोड को यूज करेंगे जब आप अपने आर्गुमेंट्स को जस्टिफाई कर रहे होंगे, चाहे थ्योरी सेक्शन में चाहे केस स्टडी में, तो वहां पे आप यूज कर रहे होंगे, बहुत सारी चीजों का आर्गुमेंट्स आएगा। ठीक है। तो वहां पे आप यूज करेंगे। तो ये सब जो है न्यूज़पेपर हमारा बहुत अच्छा सोर्स रहेगा वैलिडेशन के लिए। प्लस में टॉपर्स की कॉपियां आप क्या करेंगे, जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस आप प्रिपेयर कर रहे हैं, है ना, या एटीट्यूड प्रिपेयर कर, कुछ भी प्रिपेयर कर रहे होंगे, या ह्यूमन वैल्यूज, आप क्या करिए टॉपर्स की कॉपी पे जाइए और केवल उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को पढ़िए, ह्यूमन वैल्यू से रिलेटेड पढ़िए, और फिर वहां पे जो जो आपको वैलिडेशन की चीजें मिल रही है फिर वो नोट करते जाइए। अगर ई आई आप प्रिपेयर करें इमोशनल इंटेलिजेंस, तो इमोशनल इंटेलिजेंस बस देखिए, आप दूसरे टॉपिक मत देखिएगा टॉपर्स की कॉपी में, और फिर उसको प्रिपेयर करते जाइए, उसके जो अच्छे टर्म हैं, अच्छे ग्राफ हैं, और दूसरी चीजें हैं, है ना, तब फिर वैलिडेशन होगा। क्या क्या आप नोट करेंगे, ग्राफ यूज करेंगे, एग्जाम्पल यूज करेंगे, है ना, आर्गुमेंट्स यूज करेंगे, टर्म यूज करेंगे। ठीक है। ये सब बहुत अच्छा सोर्स हो सकता है हमारे लिए। ठीक। आप खुद थोड़ा इनोवेशन करिए, कुछ अगर आप इन्फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं उसको जो है फ्लो चार्ट, डायग्राम, है ना, पाई चार्ट, इन सब तरीकों में आप रिप्रेजेंट करने की कोशिश करिए, हो जाएगा आपका, मतलब आप एफर्ट्स करेंगे ना उस चीज को, बस माइंड में ढालने की बात होती है, कर लेते हैं फिर आप। तो ये सब जो है हमारे सोर्स होंगे एथिक्स में, अपने आंसर्स को जो है इनरीच करने के लिए, इन सब चीजों से आप इनरीच कर सकते हैं अपने आंसर्स को। ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट प्रीलिम्स के ऊपर। ठीक है। मेंस में हम लोगों ने बात कर लिया, एसए के ऊपर चारों पेपर के ऊपर बात कर लिया, प्रीलिम्स के ऊपर बात करते हैं। प्रीलिम्स में दो पार्ट है, जीएस और सीसेट, बताइए, है ना। जीएस में पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, हिस्ट्री, है ना, साइंस, टेक्नोलॉजी, सबके ऊपर बात कर लेते हैं। पॉलिटी के लिए क्या सोर्सेज होगा, सेम, लक्ष्मीकांत, है ना, प्लस में एनसीईआरटी और पीवाईक्यू। ठीक। और करंट अफेयर्स जो रहेगा वो रहेगा ही, है ना। तो पीवाईक्यू एंड करंट अफेयर्स, ठीक है, ये तो बहुत मस्ट है। एनसीईआरटी तो एक आध बार आप नेगलेक्ट भले ही कर सकते हैं। इकोनॉमी क्या रहेगा, बेसिक नोट्स, ताकि आपको समझ में आ जाए मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है ना, इन्फ्लेशन क्या होता है, जीडीपी, जीवीए, ये सब क्या होता है, तो बेसिक जो है नोट्स वगैरह, या अगर आप पुस्तक चाहें तो पुस्तक भी पढ़ सकते हैं, है ना। आप मतलब मैं तो कहूँगा कि अगर आपने क्लास कर लिया है, देख लिया है, नोट्स प्रिपेयर कर लिया, तो आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, बेसिक नोट्स काफी हो जाता है। बार बार पढ़िए उसी चीज को, बार बार पढ़िए, 15 बार, 10 बार, है ना, ताकि वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। दूसरा, बेसिक नोट्स के अलावा करंट अफेयर्स और पीवाईक्यू। पीवाईक्यू रिपीट होता है, यहाँ पे भी पीवाईक्यू रिपीट होता है। इकोनॉमी में भले कम हो रिपीट, लेकिन इसमें तो बहुत रिपीट होता है, पॉलिटी वगैरह में। ठीक है। ज्योग्राफी में क्या सोर्सेज होंगे हमारे, ज्योग्राफी में सोर्स होगा, हाँ एक चीज मैं बताना भूल गया यहाँ पे, इकोनॉमी में एनसीईआरटी भी, है ना, जो उस समय पे जो मैंने बताया था मेंस के समय पे, वही एनसीईआरटी। ज्योग्राफी में 6 से 12 तक की एनसीईआरटी, ठीक है, प्लस में पीवाईक्यू और प्लस में करंट अफेयर्स। ठीक है। 6 से 12 तक की एनसीईआरटी जो है वो बहुत मस्ट है, ज्यादातर क्वेश्चंस यहीं से सॉल्व हो जाते हैं, कुछ रहता है तो वो पीवाईक्यू के थ्रू जो आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं वहां से हो जाता है, और प्लस में करंट अफेयर्स बेस्ड जो कुछ क्वेश्चन है। ठीक है। एनवायरमेंट इकोलॉजी के लिए क्या रहेगा, आप बेसिक नोट्स परचेज कर सकते हैं, है ना, बेसिक नोट्स में जैसे कि आप चाहें तो शंकर आईएएस का पढ़ सकते हैं, है ना, शंकर आईएएस का बुक या नोट्स, या आप दृष्टि का पढ़ लीजिए, अच्छा प्रिपेयर किया है, मतलब दोनों लगभग जो है समान ही है, पता नहीं कौन किसका कॉपी किया है, तो दोनों लगभग समान ही है। तो आप जो है पढ़ सकते हैं, दोनों में से किसी एक को फॉलो करिए, और प्लस में करंट अफेयर्स, और प्लस में एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की 11th और 12th की जो बायोलॉजी है ना, उसका कुछ चैप्टर जो है वो इन्वायरमेंट इकोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है,
तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके प्रिपरेशन के लिए। वहां से आप कॉन्सेप्ट देखेंगे, सवाल जो है पूछा जा रहा है बार बार उस कॉन्सेप्ट से, वो ऑलरेडी मैंने जो है उसके शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किए हैं, ठीक है। तो उसको एक बार वीडियो में एक्सप्लेन करने के बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, केवल शॉर्ट नोट्स शेयर कर दूंगा तो वो जो है बेईमानी हो जाएगी, आप उसको समझ नहीं पाएंगे, है ना। तो उसको एक बार वीडियो में एक्सप्लेन करने के बाद ही मैं शेयर करूंगा, ठीक है। तो ये हमारे सोर्सेज होंगे, क्या क्या होगा, बेसिक नोट्स, शंकर आईएएस या दृष्टि का किसी का भी एक फॉलो करना है, दोनों मत फॉलो करिएगा। प्लस में एनसीईआरटी, करंट अफेयर्स और पीवाईक्यू भी, ठीक। अब आते हैं हिस्ट्री के ऊपर। हिस्ट्री में एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न, ठीक है। एंशियंट मेडिवल जो है आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत ज्यादातर आ जाता है सवाल, ठीक है। क्या क्या सोर्सेज होंगे हमारे, सेम एनसीईआरटी सोर्स होगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, 6 से 12 तक की एनसीईआरटी है ना, इसमें मॉडर्न का भी कवर हो जाता है। 9-10 का नहीं करेंगे क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड है वो। आर्ट एंड कल्चर के लिए फाइन आर्ट्स वगैरह जो मेंस में बोला था वही इंपॉर्टेंट है। आप चाहें तो, है ना, एक सीसीईआरटी, मतलब चाहें क्या, ये तो है ही पढ़ना आपको, सीसीईआरटी या फिर इग्नो, दोनों में से कोई एक फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। सीसीईआरटी या इग्नो, इसमें से एक जो है मस्ट है, क्योंकि इसी में दिया गया है ठीक से संगीत वगैरह, हिंदुस्तानी संगीत, शास्त्रीय संगीत वगैरह ये सब के बारे में एनसीईआरटी की पुस्तकों में उतने अच्छे से मेंशन नहीं है, और यहाँ से सवाल आते हैं। सीसीईआरटी अच्छी किताब है, आप चाहे तो इसी को फॉलो कर सकते हैं। सीसीईआरटी की वेबसाइट से डाउनलोड हो जाएगा, या फिर आप फोटोकॉपी की दुकान पे चले जाइए, किताब की दुकान पे, तो वहां से मिल जाएगा आपको, है ना। मॉडर्न के लिए क्या सोर्सेज होगा, तो एनसीईआरटी प्लस में स्पेक्ट्रम, है ना। और जो पीवाईक्यू करेंगे, पीवाईक्यू तो पूरा सबके लिए एप्लीकेबल है, यहाँ पे करंट बहुत एप्लीकेबल नहीं होता। आर्ट एंड आर्किटेक्चर के लिए करंट थोड़ा सा एप्लीकेबल होता है, जो जो आर्ट्स कुछ कुछ न्यूज में रहते हैं, जैसे नटराज जो है ना, नटराज की मूर्ति वो क्या है, मतलब भारत से चोरी हो गई थी, वो विदेश में था, तो उसको क्लेम करने के लिए भारत बहुत एफर्ट्स कर रहा था, तो बहुत न्यूज में रहा था। फिर उन्होंने नटराज के सारे जो मतलब मूर्ति का जो रूप है उसके सिंबल्स के ऊपर पूछ दिया था। तो संभावना रहती है फिर, जो टॉपिक न्यूज में, जैसे कोई व्यक्ति है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का, गौतम बुद्ध हो गया या फिर तिरुवल्लुवर हो गया, अगर वो बहुत न्यूज में है, कोई पेंटिंग है वो बहुत न्यूज में, तो फिर वो फिर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो करंट अफेयर्स का ये रोल रहता है। कोई घटना है अगर इंडियन हिस्ट्री में, ठीक है, अगर वो उसके 100 साल हो रहे हैं, 1000 साल हो रहे हैं, 12 साल हो रहा है, 15 साल हो रहे हैं, तो वो इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे मराठा हिस्ट्री के ऊपर बहुत जोर है, तो पॉसिबिलिटी ये है कि मराठाओं से क्वेश्चन आ जाएगा, है ना। तो ऐसे करके मतलब आप करंट अफेयर्स आपको हेल्प करेगा, लेकिन इस तरीके से भागिएगा मत, आप स्टैटिक के ऊपर स्टिक रहिएगा, सवाल जो है लगभग सॉल्व हो जाता है वहां से। मेडिवल से हाल में देखा गया है कि कुछ क्वेश्चंस जो है आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको बहुत भागने की जरूरत नहीं है, आप एनसीईआरटी करिए अच्छे से, और पीवाईक्यू का सॉल्यूशन, अगर पीवाईक्यू का सॉल्यूशन आपने अच्छी समझ के साथ किया है, समझ नहीं है तो आपने डेवलप करा है, तो फिर क्वेश्चंस हो जाते हैं। जो नहीं होते हैं वो कवर करने वाले भी नहीं होते हैं, कुछ क्वेश्चन जो है छोड़ने वाले होते हैं, ठीक है। अब आते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर हम, कुछ लोग कहेंगे यहाँ पे हिस्ट्री में, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में, कि शेखर बंदोपाध्याय से क्वेश्चन आ रहा है, क्या उसको भी पढ़ना है। देखिए बहुत टाइम लग जाएगा, इतना जो इनपुट और आउटपुट है वो उतना नहीं है, तो आप अवॉइड करिए। आप जो है स्पेक्ट्रम और एनसीईआरटी के ऊपर स्टिक रहिए, बहुत अच्छे से करिए, है ना। एटलीस्ट जो लोग नहीं कर पाएंगे, कई सारे क्वेश्चंस तो नहीं कर पाते ना, सोर्सेज को फैलाने के चक्कर में रिवीजन ही नहीं हो पाता, फिर रिकॉल भी नहीं कर पाते। तो उससे बढ़िया है कि आप अगर 5 क्वेश्चन के लिए पढ़ रहे हैं तो ऐसा रिवीजन करिए कि आप जो है 4 क्वेश्चन तक आराम से टारगेट कर सकें। तो मैं तो नहीं कहूँगा पढ़ने के लिए, वो ऑप्शनल का पुस्तक है ज़्यादातर, तो अवॉइड करिए उसको। पीवाईक्यू को करिए, सीडीएस का करिए, सीएपी को करिए, यूपीएससी का करिए, तो वहां से आप अच्छे से कर लेंगे। अब आता है साइंस टेक्नोलॉजी। साइंस टेक्नोलॉजी जो है वो ज़्यादातर करंट अफेयर्स बेस्ड है, ठीक है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट्स आते हैं, जैसे कि बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है ना, क्रूज मिसाइल क्या होता है, ठीक है। तो ये सब तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है ना, या जो इंडियन के डिफरेंट सैटेलाइट्स हैं, ठीक है, उसका क्या क्या एप्लीकेशन है, अलग अलग सैटेलाइट्स का क्या काम है। नाविक, नाविक देखिए क्या अभी का चीज़ है क्या, वो तो हो गया, पुराना चीज़ हो गया, लेकिन न्यूज़ में रहता है, वो तो आ जाते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप करने के लिए आप किसी का एक नोट्स देख लीजिए मार्केट में, जहाँ पे ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन हो अच्छे से, या यूट्यूब से क्लियर कर लीजिए, या कोई एक बुक देख लीजिए, मैक्रा हिल का मिल जाएगा आपको, ताकि वो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए, है ना। जीन एडिटिंग क्या होता है, तो फिर बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, तो ये सब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तो फिर करंट अफेयर्स आपको अच्छे समझ में आएगा। प्लस में करंट अफेयर्स, और प्लस में पीवाईक्यू, पीवाईक्यू भी रिपीट होता है। मतलब एक बार तो ऐसा हुआ कि क्रिस्पर कैस नाइन जो है पिछले साल पूछा था, फिर अगले साल पूछ दिया क्रिस्पर कैस नाइन, है ना। तो ब्लॉकचेन वगैरह को लेकर भी सेम स्थिति हुई थी,
तो पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है साइंस टेक्नोलॉजी में भी, जो करंट अफेयर्स डोमिनेटेड है बिल्कुल। ठीक है, अब आते हैं करंट अफेयर्स, जो आपका सबसे मेन कंसर्न था कि करंट अफेयर्स जो है उसको कैसे करेंगे। ज़्यादा लोगों का रहता है करंट अफेयर्स, क्योंकि ये चेंज होता रहता है, प्लस में सोर्सेज इतने सारे हैं, है ना। तो उसमें एक बहुत कन्फ्यूजन रहता है। तो हम दो पार्ट में बांट देते हैं, प्रीलिम्स और मेंस, है ना। कि प्रीलिम्स के लिए क्या करंट सोर्सेज रहेंगे करंट अफेयर्स के, या मेंस के लिए क्या रहेगा। तो पहले तो कॉमन वाली ही बात कर लेते हैं, ठीक है। इन दोनों में जो कॉमन रहेगा वो हमें फॉलो करना ही करना है। ठीक, क्या क्या रहेगा कॉमन में, तो एक रहेगा न्यूज़पेपर, है ना। न्यूज़पेपर दोनों के लिए कॉमन है, आपको तो फॉलो करना ही करना है न्यूज़पेपर। मतलब कई लोग बिना न्यूज़पेपर के सिलेक्ट हो रहे हैं, लेकिन वो मतलब पढ़ ही रहे होते हैं किसी ना किसी तरीके से, ये न्यूज़ सुन ही रहे होते हैं। तो आप अवॉइड मत करिए न्यूज़पेपर, तो मेरे हिसाब से बहुत मस्ट है, आप इसको अवॉइड बिल्कुल मत करिए। अगर इंग्लिश का नहीं पढ़ पा रहे हैं तो हिंदी का पढ़िए, दैनिक जागरण वगैरह पढ़ लीजिए, लेकिन पढ़िए जरूर, ठीक है। तो न्यूज़पेपर सोर्स होगा हमारा। फिर मैगजीन, ठीक है, एक मैगजीन फॉलो कर लीजिए, क्योंकि आप न्यूज़पेपर से सारी चीज़ नोट डाउन नहीं कर सकते, है ना। वो आप समझिए कि कितना बड़ा टीम होगा किसी इंस्टीट्यूट का जो प्रिपेयर कर रहा होगा पूरा मैगजीन वगैरह, और वो इतने एफर्ट्स करने के बाद दे रहे हैं, तो हम अपने एफर्ट्स को क्यों दोहराएं, ठीक है। तो आप मैगजीन कर सकते हैं, न्यूज़पेपर, मैगजीन। मैगजीन किसका पढ़ेंगे, विजन की अच्छी मैगजीन आती है, आप उसको पढ़िए। किसी अदर इंस्टीट्यूट का आपको अच्छा लगता है और वो रेलिवेंट है, तो आप उसको भी पढ़िए, है ना, जो आपको ठीक लगता है। दो मैगजीन पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, आप एक ही मैगजीन पढ़िए, सिंगल ही, ठीक। न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन हो गया। तीसरा तीसरा क्या सोर्स होगा करंट अफेयर्स के लिए, तो जो गवर्नमेंट के चैनल वगैरह हैं, जैसे कि यूट्यूब में सनसेट टीवी है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं कुछ कुछ टॉपिक्स वगैरह के लिए। ऑल इंडिया रेडियो को फॉलो कर सकते हैं, है ना, स्पॉटलाइट न्यूज एनालिसिस आता है। गवर्नमेंट के वेबसाइट्स वगैरह फॉलो कर सकते हैं कभी कभी, है ना, वो हालांकि प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा फॉलो होता है। तो ये तो तीन तो कॉमन है मतलब दोनों में, है ना, प्रीलिम्स और मेंस में भी, न्यूज़पेपर, मैगजीन, और यूट्यूब में सनसेट टीवी और ऑल इंडिया रेडियो, ठीक है। अब आते हैं प्रीलिम्स के लिए। प्रीलिम्स के लिए क्या सोर्सेज होंगे हमारे, तो ऑलरेडी न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हैं हम, मैगजीन फॉलो कर रहे हैं, और वो जो वीडियो मैंने सोर्स बताया, प्लस में आपका खुद का सर्च करना है। यहाँ पे बहुत इंपैक्ट डालता है सर्च करना। जैसे कि आप मान लीजिए नेशनल पार्क पढ़े कोई मैगजीन में, है ना, या न्यूज़पेपर में, अब उसके बारे में थोड़ा कम इन्फॉर्मेशन है, लेकिन आपको पता है कि नेशनल पार्क में और डेप्थ में जाकर के क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कौन सा हिल है, कौन सा रिवर पास हो रहा है। तो फिर जो है आप उसको थोड़ा खुद से गूगल सर्च करके नोट करिए। अब मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़े, है ना, ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर दिया है, कौन हेड करता है वो भी दिया है, लेकिन कौन से एक्ट से पावर ग्रहण करता है वो दिया ही नहीं है मैगजीन में। आप उसको सर्च करिए, थोड़ा वेबसाइट पे उसके जाकर के पढ़िए, है ना। मान लीजिए आपने किसी एक्ट के बारे में पढ़ा है, ठीक है, और उस एक्ट के बारे में सारी चीजें नहीं है, तो आप उसको वेबसाइट पे जाकर के पढ़िए, एफएक्यू करिए। जैसे कि मान लीजिए फॉरेस्ट राइट एक्ट है, फॉरेस्ट राइट एक्ट, ठीक है, आप करिए एफएक्यू फॉरेस्ट राइट एक्ट। इसके ऊपर एक बार क्वेश्चन पूछा था कि क्या माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है वो इसमें डिफाइन है, और ये एफएक्यू करते ना आप तो आपको मिल जाता, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, एफआरए एक्ट और 2006। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरीके से सर्च करना, आपको एक जगह पे नहीं मिलेगा, आपको सर्च करना ही करना पड़ेगा, तभी आपके नंबर बढ़ेंगे। और इसी पद्धति पे एक जो स्टूडेंट है वो सर्च करके 120 प्लस जीएस में स्कोर कर रहा था, है ना। तो न्यूज़पेपर, मैगजीन और खुद का सर्च, और प्लस में आपको जब टाइम मिलता है तो यूट्यूब में जो मैराथन वीडियो चलाते हैं लोग, तो आप वो उसको देखिए, है ना, वो बहुत हेल्पफुल करता है, वो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ा देगा, सेंस ऑफ कंप्लीशन लेकर के आता है। तो ये मोर देन इनफ हो जाते हैं, इसके अलावा कहीं भागने की जरूरत नहीं है। आप कह रहेंगे कि सर मोर देन इनफ, ये तो इनफ है, इतना कैसे फॉलो करेंगे, हो जाता है, आपको थोड़ा पढ़ना तो पड़ेगा ही ज़्यादा, है ना, सिविल सर्विस के प्रिपरेशन में तो हो ही जाता है ये। अब आते हैं मेंस के लिए। मेंस के लिए डिस्कस कर लिया है, ये रिलेटिवली आसान है ना। न्यूज़पेपर किस लिए, तो अच्छे आर्गुमेंट्स के लिए, अच्छे टर्म के लिए, अच्छे वैल्यूडेशंस के लिए, जो आता है कुछ ग्राफ वगैरह भी उसमें आ जाते हैं, या कुछ ऐसा डेटा आ जाता है वो सब नोट करने के लिए, है ना, कुछ एक्सपर्ट्स का नाम नोट करने के लिए। मैगजीन, ठीक है, मैगजीन एक इश्यू को बहुत अच्छे तरीके से कवर करता है। तो ये दो सोर्स तो हमारे होंगे ही, प्लस में जो गवर्नमेंट्स का आप चैनल में बता रहा था सनसेट टीवी वगैरह, ताकि आपकी समझ एक अच्छी हो जाए, है ना, ब्रॉड समझ हो जाए, आर्गुमेंट्स बेटर होने लग जाए। तो उन सब चीज़ों के लिए रहेगा गवर्नमेंट का, ठीक है, न्यूज़पेपर, मैगजीन, गवर्नमेंट और के जो वेबसाइट्स हैं, चैनल्स वगैरह हैं वो सब। और प्लस में अगर आप मतलब एडिटोरियल डिस्कशंस कर सुन पाएँ तो बहुत बेटर होगा। यहाँ से जो है, जैसे न्यूज़पेपर जो
कई लोग पढ़ते हैं ना, वो बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं कवरेज, तो एडिटोरियल डिस्कशन जरूर सुना करिए, वो बहुत अच्छे तरीके से कवरेज आता है। हिंदी के लिए जो है वो वनली आईएएस करा रहे हैं, है ना, तो वहां से सुन सकते हैं आप। किसी और का अगर अच्छा लग रहा होगा आपको तो आप वहां से कर सकते हैं हमेशा। लेकिन आप जो है नोट करते रहिएगा ये बात कि पीवाईक्यू के थ्रू कि क्या ये है हमारे लिए बेटर रिसोर्स, है ना, ये प्रश्न आना ही चाहिए। नहीं तो आप पढ़ते रह जाएंगे, वो फिर आपके लिए अनुकूल नहीं रहेगा। ठीक है, अब आता है सोर्सेज फॉर वैल्यूएडिशन इन मेंस। यहाँ पे जो मेंस का करंट अफेयर्स है इसके लिए खुद के सर्च करने का इतना वैल्यू नहीं है ना। डेटा जो आप प्राप्त कर रहे हैं उसका रिप्रेजेंटेशन, जो स्मार्ट प्रेजेंटेशन है ना, उसका बहुत वैल्यू है। ठीक है, तो अब आते हैं सोर्सेज फॉर जो है वैल्यूएडिशन इन मेंस, क्या क्या रहेगा। न्यूज़पेपर, एग्जांपल्स वगैरह ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। टॉपर्स की कॉपी ऑलरेडी एथिक्स वाले में डिस्कस किया, आपको बहुत अच्छे डायग्राम मिल जाएंगे, डेटा मिल जाएगा, कैसे शुरुआत करते हैं कैसे खत्म करते हैं वो सब मिल जाएगा, है ना। आर्गूमेंट्स मिल जाएंगे कुछ कुछ अच्छे, कीटर मिल जाएंगे, है ना। प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं वो सब मिल जाएगा। तो टॉपर्स की कॉपी बहुत अच्छा रिसोर्स है। पीयर्स की कॉपी, जब आप टेस्ट दे रहे होते हैं तो वहाँ पे जो इंस्टीट्यूट है वो आपके साथ जो और लोग टेस्ट दे रहे होते हैं उनकी कॉपियां भी शेयर करते हैं, बेस्ट कॉपी, है ना। आप वहां से सीखिए और इंक्लूड करिए अपने आंसर्स में। अपने साथी कॉम्पिटिटिव के आंसर से सीखना बुरी बात नहीं है ना। आप उसको जो है इंक्लूड करिए, वो वैलिडेशन लेकर के आएगा आपके आंसर्स में। फिर अपने स्वयं के द्वारा स्मार्ट प्रस्तुतिकरण, जब भी मैं कह रहा था ना डेटा को स्मार्ट प्रेजेंटेशन, आपके पास मान लीजिए डेटा है कि 2013 से 2024 के मध्य में जो है शहरीकरण में 20% की वृद्धि हुई, अगर ऐसा डेटा है, ठीक है। आप ऐसे बनाइए, यहाँ पे 2013 लिख दीजिए, 2024 यहाँ पे ऐसे करके, यहाँ पे ऐसे करके, और इस तरीके से ऐसे कर दीजिए और 20% ग्रोथ दिखा दीजिए, है ना। स्मार्ट प्रेजेंटेशन हो गया इसी चीज को। आप इसी चीज को अगर लिखेंगे तो वो ज्यादा कम इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, है ना। कुछ बुक्स के आर्गुमेंट, आप यूट्यूब वगैरह में कई सारे बुक के समरी सुन रहे होते हैं, जैसे कि जो 21st लेसन फॉर 21st सेंचुरी हो गया, है ना। कुछ नए बुक्स आ रहे होते हैं मार्केट में, जैसे कि एक आया था इंडस डेवलपमेंट करके, मैं भूल रहा हूँ उसका पूरा नाम, है ना, इंडस एक्सेलरेटिंग इंडस डेवलपमेंट। ठीक है, तो आप उस बुक के आर्गुमेंट्स अगर आपको कहीं से मिल रहे हैं आप वो यूज कर सकते हैं। बुक का नाम रेफर करके देखिए ना आप, कनिष्क क्या नाम है उनका, आदित्य श्रीवास्तव सर, उनके कई आंसर्स में देखेंगे उन्होंने वाई नेशन फेल जो है उस पुस्तक के नाम से सीधा शुरुआत कर दी था आंसर्स, है ना। तो आप वैसे करके स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक, अब आते हैं हम सी सेट को लेकर के। सी सेट का दो पार्ट है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और मैथ्स और रीजनिंग। ठीक है, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए कैसे ठीक होगा आपका, सबसे पहली बात कि आपको बुक्स न्यूज़पेपर पढ़ने की एबिलिटी बहुत अच्छी करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको जो है वो बहुत तेज पढ़ना पड़ता है और बहुत तेजी से कॉम्प्रिहेंड भी करना पड़ता है। अगर आप नहीं पढ़ेंगे बुक्स और न्यूज़पेपर, है ना, तो आप ये कॉम्प्रिहेंड करने की एबिलिटी नहीं डेवलप कर पाएंगे। तो ये तो मस्ट ही है, आपको करना चाहिए। और मैं तो कहूँगा कि इंग्लिश के न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, है ना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ट्रांसलेशन इतने अच्छे नहीं होते हिंदी में, आपको इंग्लिश वाले कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर जंप करना पड़ता है और सॉल्व करना पड़ता है। टाइम का इतना अभाव रहता है ना, बहुत दिक्कत होती है टाइम की सी सेट वाले में। तो बुक्स न्यूज़पेपर पढ़िए, इंग्लिश वाला भी पढ़िए, और प्रैक्टिस करने जब कर रहे होते हैं इंग्लिश वाला भी प्रैक्टिस कर लिया कीजिए कुछ कुछ। ठीक है, फिर वर्ड के ऊपर अच्छी क्लैरिटी रखिए। जो आरसी में डिफरेंट डायरेक्टिव वर्ड होते हैं, तार्किक निष्कर्ष है, क्या संदेश देता है ना, तो उन सब वर्ड्स के ऊपर क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये क्या कह रहे हैं, है ना। तो अलग से कुछ सोर्सेज नहीं होगा हमारा, बस वही पीवाईक्यू, है ना। और ये सब बुक्स न्यूज़पेपर वर्ड्स के ऊपर क्लैरिटी, है ना, और प्लस में पीवाईक्यू के थ्रू प्रैक्टिस करिए। 2013 के अगर आप आरसी सॉल्व करें तो 2013 के ऑफिशियल आंसर की जो है उससे मैच करिए और देखिए कि जो आपके आंसर्स हैं वो कितने सही हो रहे हैं। अगर गलत हो रहे हैं तो क्यों गलत हो रहे हैं, कैसे आप ठीक कर सकते हैं, कहाँ पे आप गलत कर रहे हैं, तो उस चीज़ को, है ना। कोचिंग के आंसर की वगैरह से बिल्कुल भी मैच करिएगा, बिल्कुल भी मैच नहीं करिएगा। फिर आता है मैथ्स एंड रीजनिंग, है ना। देखिए मैथ्स और रीजनिंग जो है उसके लिए अलग अलग लोगों की अलग अलग स्ट्रैटेजी हो सकती है। जैसे कि जिनका अच्छा से बैकग्राउंड रहा है मैथ्स और रीजनिंग में, तो उनको मे भी क्लासेस की नीड नहीं होगी, है ना। लेकिन जिनका बैकग्राउंड रहा है आर्ट्स का शुरुआत से, मैं तो एडवाइस करता हूँ क्लासेस कर लीजिए, क्योंकि सी सेट जो है ना क्लियर हो गया है। क्लासेस नहीं कर रहे हैं तो यूट्यूब वगैरह से क्लियर कर लीजिए। एसएससी वगैरह जो कोई टीचर रहते हैं उनसे सारे टॉपिक्स आप कर लीजिए, नंबर सिस्टम ये करके। मतलब डिमांड अगर उनकी 20% की है सी सेट में, तो हम 21% करके जाएँ वो ज़्यादा बेटर है, बजाय कि आप 20% के ऊपर स्टिक रहें। क्योंकि क्वेश्चंस देखिए ना, सी सेट जो है एलिमिनेटर बन गया है क्वालिफाइंग से, तो रिस्क नहीं ले सकते हैं, है ना। तो आप जो है अगर बैकग्राउंड अच्छा है तो बस प्रैक्टिस से हो जाएगा।
अगर नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप क्लासेस वगैरह करिए, नहीं तो आप एलिमिनेट हो जाएंगे, है ना, यहाँ से। और फिर जब CSAT क्लियर नहीं कर पाएंगे तो जीएस में कितना भी स्कोर कर लीजिए, क्या ही फायदा होगा। ठीक है। और प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे इसके लिए, तो फिर से PYQ 2013 से लेकर के 2025 तक, आप समझिए कितना साल हो गया, 12 साल का लगभग है ना। बहुत होता है 12 साल के क्वेश्चंस वगैरह। प्लस में आप CDS CF के PF के भी कुछ क्वेश्चंस करिए, तो आपको टेस्ट पेपर ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ज्वाइन करना भी नहीं चाहिए, प्रिपरेशन जो है डिस्टॉर्ट हो जाता है ना, क्योंकि आप जो है उसी PYQ के थ्रू प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा यूपीएससी डिमांड क्या करती है। ओके। तो होपफुली मतलब एक कॉम्प्रिहेंसिव जो है आपका कवरेज हुआ होगा इससे, सोर्सेज को लेकर के कंफ्यूजन दूर हुई होगी, कुछ स्ट्रैटेजी भी मिली होगी कैसे प्रिपेयर करना है। इंटरव्यू वगैरह को लेकर के हम बाद में बात करेंगे, आप इतना प्रिपेयर करते रहेंगे उसी से प्रिपेयर हो जाएगा। क्वालिफाइंग पेपर मैंने पहले बताया, डर नहीं है इसमें कुछ ऐसा। ऑप्शनल को लेकर के मुझे हिस्ट्री का थोड़ा बहुत है नॉलेज, मतलब ऑप्शनल मेरा हिस्ट्री रहा है, तो वो मैं शेयर कर रहा हूँ अलग प्लेलिस्ट के थ्रू। ठीक है। और हम लोगों ने डिस्कस कर लिया प्रीलिम्स से मेंस के और सारी चीज़ें। तो थैंक यू सो मच, प्रिपेयर करिए, कुछ कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।